जी ठीक है केसरी, मैं आ गई हूँ तो हम जी, शुरू आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। हाँ हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो हमने अभी तक जो बात की, तो हमने हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग की बात कर ली। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। तो हमने 4 व्यवस्थाओं में से पहली व्यवस्था हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग की बात कर ली, परिवार की व्यवस्था की बात कर ली, है ना। जब ये 2 व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं, इतना काम जब हमारे समझ में आ जाता है ना, तो ये प्री रिक्विजिट है दोनों समाज की व्यवस्था को समझने के लिए। अब हम समाज की व्यवस्था को समझ सकते हैं। क्यों ये दोनों प्री रिक्विजिट हैं, इसको भी समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जो परिवार है ना, ये परिवार ही एक्चुअली देखा जाए तो हर एक परिवार, एक एक परिवार मिलके समाज का बिल्डिंग ब्लॉक बनता है ना? ये बिल्डिंग ब्लॉक है समाज का। एक एक ब्लॉक के रूप में वो समाज को बनाता है हर एक परिवार, है ना? और समाज को देखें तो दूसरी तरह से समाज को देखने पे ये दिखता है कि जो समाज है वो एक परिवार का ही एक्सटेंशन है। तो आपको ऐसा लगता है या कुछ अलग लगता है? आपको क्या ये मतलब ये देख पाते हो कि परिवार का ही एक्सटेंशन समाज है, या कुछ और लगता है? या आपको लगता है कि समाज कोई और ही व्यवस्था है ना? इसको चलाने की, निभाने की जो जिम्मेवारी है वो तो किसी और की है, सरकार की है, कोई एनजीओ कर ले, कोई सोशल एक्टिविस्ट कर ले। समाज की व्यवस्था तो वो बनाए, वो हमारा काम है। हमारा तो काम अपना और परिवार तक का है। तो ये आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है या लगता है कि हमारे ही परिवारों का समूह है, हम ही इसमें रह रहे हैं, तो इसको समझने के लिए, इसको जीने के लिए जो जिम्मेवारी है वो भी हमारे ही साथ है, हमें को ही करनी है ना? ऐसा जब हमको लगता है तो फिर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरे समाज की व्यवस्था को भी हम समझें, है ना? और इस समाज की व्यवस्था को समझने के लिए, है ना, एक पहले कुछ चीजें देखते हैं कि हम समाज कह किसको रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ले सकते हैं हम। तो आप कुछ लाइंस, कुछ डेफिनेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो आप तो पहले तो ये देखिए कि इनमें से डिजायरेबल क्या है ना? फैमिलीज और अभी हम कहाँ, ये दोनों चीजें हमको देखनी है। तो जो आप देखिए कि फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, कि कुछ परिवार साथ रह रहे हैं और उन सबका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को के साथ निर्वाह करके ना सही सही तरीके से निर्वाह करने में, म्यूचुअल फुलफिलमेंट दोनों में उभे सुख हो, ऐसे ऐसे परिवार जब साथ रहते हैं, उन सबका गोल्स कॉमन है ना, ये डिजायरेबल कंडीशन है। या पीपल लिविंग टुगेदर बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, कि कुछ लोग साथ रह रहे हैं, सब डिफरिंग गोल्स के साथ रह रहे हैं, पर आपस में कोई म्यूचुअल फुलफिलमेंट की उनमें कोई बात नहीं बन रही है ना, ये डिजायरेबल है। या फिर पीपल लिविंग सेपरेटली इन ओपोजिशन स्ट्रगल, या लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिल्कुल अलग रहते हैं और आपस में स्ट्रगल और ओपोजिशन की फीलिंग के साथ रह रहे हैं ना, स्ट्रगल चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। ये आपको यहाँ पे देखने वाली बात है। तो जो पहली बात है, फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और जिनका गोल कॉमन है, उसको हमने सोसाइटी बोला है। तो अभी जो हमने बात की ना कि हर एक फैमिली एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है समाज के लिए, तो ये वो सोसाइटी बनती है। क्यों? क्योंकि इन सब परिवारों का जो गोल है ना वो कॉमन है। इस कॉमन गोल के साथ जो परिवार साथ चलते हैं वो समाज बनाते हैं। और लोग साथ तो रह रहे हैं लेकिन उनके गोल डिफरेंट है, तो एक सड़क पे चलने वाली भीड़ की समान हो गई है, है ना? जो कोई किसी दुकान में घुसेगा, कोई किसी दुकान में घुसेगा, सबका अलग अलग गोल है ना? तो ये लोग आपस में चल तो रहे हैं लेकिन इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, कोई म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं दिखता इस रिलेशनशिप में। तो ऐसे ही डिफरिंग गोल वाले लोगों को हमने क्राउड बोला। सेम वे अब लोग रह ही अलग अलग रहे हैं, है ना, और आपस में उनमें ओपोजिशन की फीलिंग है, स्ट्रगल की फीलिंग है, फिर गोल ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ऐसी जो लोग हैं वो तो एक युद्ध के मैदान में, एक बैटल फील्ड में है ना। तो समाज तो ये है ना। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे हार्मनी इन सोसाइटी। द बेस ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी इज हार्मनी इन फैमिली, फॉर विच द बेस इज हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। तो जो सोसाइटी में हार्मनी है उसका जो बेस है वो परिवार की हार्मनी है,
और जो परिवार की हार्मनी है उसका बेस ह्यूमन बीइंग की हार्मनी है। तो इतना 2 लेवल की बात तो हम कर चुके हैं, और इसलिए अब हम सोसाइटी के लेवल पे इस हार्मनी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक पोल ले लेते हैं। तो आप बताइए कि डिजायरेबल क्या है ना, जो हमने अभी बात की। फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, पीपल लिविंग टुगेदर बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और पीपल लिविंग सेपरेटली इन ओपोजिशन। और हम आज कहाँ पे हैं? फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप, पीपल लिविंग टुगेदर यानी डिफरिंग गोल्स, और पीपल लिविंग सेपरेटली यानी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ठीक है, ओके, तो हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आप में से 92% लोग ये देख पा रहे हैं कि फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप ये डिजायरेबल स्थिति है ना, यही समाज है। समाज यही, हम समाज में यही चाहते हैं कि लोग साथ रहें और रिलेशनशिप को पहचान के उसमें म्यूचुअली फुलफिल करें, है ना। और लेकिन आज की कंडीशन के लिए आप लोगों ने आंसर किया है कि आज की कंडीशन तो पूरा नहीं देख पा रही अभी, कि आज की जो कंडीशन है उसमें तो पीपल लिविंग टुगेदर बट डिफरिंग गोल्स के साथ है। मेजॉरिटी ने यही बात की, और ये आप बिल्कुल सही भी हैं कि जो समाज का जो आज की जो स्थिति है वो इस तरह की सी नजर आती है। कई जगह हमें कुछ टुकड़ों में, कुछ पॉकेट्स में लोग साथ परिवार की तरह रहते हुए नजर आते हैं रिलेशनशिप में। कुछ जगह लोग रह रहे हैं साथ, लेकिन सब अपने अपने कामों में लगे हैं कि किसी से लेना देना नहीं है। जबकि मेट्रोज में तो ये कंडीशन आपको बहुत आम नजर आती है, बड़े छोटे शहरों में तो चलो ये फिर भी नहीं है। और जितना बड़ा शहर, वहाँ पे तो आपको स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है। और ये इधर कंट्रीज के लेवल पे देखें तो कंट्रीज में तो आप सभी लेवल पे ओपोजिशन, आपको स्ट्रगल और ओपोजिशन नजर आ ही रहा है। बहुत अच्छी तरीके से समझ के आपने क्वेश्चंस को आंसर किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट करिए। तो अब हम जब समाज की डेफिनेशन को समझ जाते हैं, है ना, और तो हम ये देखते हैं कि ये समाज जो है ये किस तरह की व्यवस्था बने, है ना, इसके क्या टारगेट्स हो, इसके किस तरह के इस समाज को चलना चाहिए, इसको भी हमको समझने का मन बनता है ना। इसको क्योंकि व्यवस्था को समझेंगे, इसके गोल्स को समझेंगे, तो हम व्यवस्था को बना पाएंगे। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल, यदि हर एक ह्यूमन का गोल देखें, है ना, हर एक ह्यूमन का, हर एक मानव का लक्ष्य तो सुख और समृद्धि से जीना ही है ना। तो फिर समाज का लक्ष्य क्या हो, है ना। समाज, ह्यूमन बीइंग से परिवार बना, परिवार से समाज बना, तो इस समाज का लक्ष्य क्या हो। तो यदि समाज के लक्ष्य को देखने जाते हैं तो हमें दिखता है ये जो समाधान है इसका इंग्लिश में है राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो हमें ये दिखता है कि हर व्यक्ति में, व्यक्ति के लेवल पे यदि समाज को देखें तो हर व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग आ जाए, है ना। हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम बने जिसमें हर व्यक्ति इस लक्ष्य को पा सके। हम ऐसा लक्ष्य को पाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें हर व्यक्ति को राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग की समझ आ जाए, है ना। और वो किसी एक में नहीं, हेड ऑफ द फैमिली में मिल जाए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। परिवार के कोई एक व्यक्ति समझदार हो जाए उससे भी काम नहीं चलेगा। परिवार का हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक व्यक्ति, है ना, और हर एक व्यक्ति में ये राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग डेवलप। फिर यदि परिवार के लेवल पे हम देखते हैं तो सारे के सारे परिवारों का लक्ष्य क्या है समाज के अंदर, कि सारे के सारे समृद्ध हो जाए, है ना, सब में समृद्धि आ जाए। ये समाज में परिवार का लक्ष्य है। और समाज में क्या लक्ष्य है? समाज फियरलेस हो जाए। जैसे एक अभी क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि फियरलेसनेस कैसे आए, तो यही समाज का लक्ष्य है कि समाज में जीने वाला हर आदमी अभय से जिए, है ना, उसको डर ना लगे, उसको किसी दूसरे इंसान के अमानवीय आचरण का, उसको उसके अनिश्चित आचरण का डर ना लगे, कि वो यदि सुबह भी निकल रहा है तो भी डरे ना, दिन में भी वो डरे ना, और रात में भी उसको डर ना लगे घर से निकलते हुए। ऐसा समाज बन पाए, ये हमारे समाज का लक्ष्य है ना। और उसके साथ इस प्रकृति अस्तित्व में भी
हम सह अस्तित्व के साथ रह पाए, है ना। हमारा जो जीना है, हम ये जान पाए कि इस प्रकृति की हर एक इकाई से हमारा कनेक्शन है और उस इकाई के साथ ही हमारा ये अस्तित्व संभव है। ये संभव, इस अस्तित्व को समझ के हम उसके साथ सह अस्तित्व में रह पाए, ये समझ पाए। तो ये जो समाज के जो टारगेट्स के रूप में हम देखते हैं, तो ये हमारे समाज के गोल हैं। समाज में व्यक्ति के लिए हमारा गोल ये है कि हर व्यक्ति में समझ आ जाए, हर परिवार में समृद्धि आ जाए, समाज में अभय आ जाए, हर व्यक्ति निर्भय होकर रहे और पूरी प्रकृति के साथ हम सह अस्तित्व की तरह जी पाए। तो आपको क्या लगता है, ये सभी आवश्यक है या इसके अलावा भी कोई बात है जो रह जाती है? और क्या प्रेजेंटली हम इन चारों को पूरा करने के अर्थ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ एक पोल ले लेते हैं, आपका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि आपको क्या लगता है, अभी हमारा समाज इन डायरेक्शंस में जा रहा है या नहीं जा रहा? तो आर क्वेश्चन है, आर ऑल 4 गोल्स रिक्वायर्ड, डिजायरेबल, और वी कैन लीव समथिंग आउट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये चारों अचीव हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बच रहा है क्या? और तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम इन चारों के लिए काम कर रहे हैं परिवार में और समाज में? तो इन तीनों चीजों को आप आंसर करिए। मुझे लगता है क्वेश्चन और ओके। और यदि शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करें, है ना। इन गोल्स को यदि अचीव करना है, समाज के रूप में हमने अपने 4 गोल्स डिसाइड किए हैं, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? जब हम समाज की बात करते हैं, है ना, तो मानव लक्ष्य की तो हमने बात कर ली थी अभी तक कि सुख और समृद्धि से हर मानव जीना चाहता है। तो जब इस हार्मनी सोसाइटी में हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे भी 3 मुद्दों को देखेंगे। तो एक तो समाज का लक्ष्य देखेंगे, फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें किस तरह के सिस्टम्स चाहिए, है ना, हम वो देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि इन सिस्टम्स के इंडिविजुअल क्या गोल हैं, इनके क्या लक्ष्य हैं, इन सिस्टम्स को जो हम बनाना चाहते हैं कि एक बेहतरीन समाज हम बना पाए, एक सुंदर सा समाज हम बना पाए। तो ये 3 चीजें हमें देखनी है। तो हमने लक्ष्य की तो बात की, है ना। और अब हम ये देखेंगे, इन लक्ष्यों को देखने के बाद हम देखेंगे कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें किस तरह के समाज में सिस्टम्स चाहिए, उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो आपने अपने आंसर्स दिए हैं, तो आप में से 87 लोग ये कह रहे हैं कि चारों ही रिक्वायर्ड है ना। ये चारों के चारों गोल्स हैं, इनमें से सारे के सारे ही गोल्स रिक्वायर्ड हैं, किसी को छोड़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। और आप में से ऑलमोस्ट मिक्स सी रिस्पॉन्सेज है, जिसमें आप कह रहे हैं कि कुछ और भी है जो रिक्वायर्ड है। तो वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेकर पता करना चाहेंगे कि इन चारों के अलावा आपको क्या लगता है कि जो बच गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो 52% लोगों को लग रहा है कि समथिंग एल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो आई एम वेरी मच विलिंग टू नो कि क्या वो है जो बच रहा है। आर वी वर्किंग फॉर ऑल 4? क्या हम इन सब चारों के लिए काम कर रहे हैं इस समाज में? तो हमें देखना पड़ेगा। तो आपने आंसर किया है, 38% लोगों ने कहा कि हम चारों के लिए काम कर रहे हैं। ओके, आप ऐसा देख पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आपके आसपास ऐसा चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 49% लोगों ने कहा है कि हम केवल कुछ ही लक्ष्यों पे अभी काम कर पा रहे हैं, है ना, सारे लक्ष्यों पे अभी हम समाज में काम नहीं कर पा रहे। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है कि सब पे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और वी आर रियली नॉट वर्किंग ऑन एनी ऑफ दीज गोल्स। और 12 लोगों को तो लग रहा है हम किसी पे भी काम नहीं कर पा रहे। और ये भी कुछ हद तक बहुत सही बात है कि आप देखेंगे तो सही सीरियसली और एक कंप्लीटनेस से तो हम अभी किसी भी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं ना, हम टुकड़ों में काम कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, एक जगह कोई पेड़ लगाता है, दूसरा काट देता है ना। कहीं कुछ एक काम होता है तो वो व्यक्ति जो पेड़ लगा रहा है वो घर में कैसे जी रहा है वो नहीं पता, है ना। वो समाज के साथ कैसे जी रहा है ये नहीं पता, प्रकृति के साथ जी पा रहा है ये दिखता है। तो अभी भी हमें ना बड़ा पॉकेट्स में देखे, सीरियसली देखे तो बड़ा पॉकेट्स में हम कुछ चीजों को काम कर पा रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पे हम चीजों को कर पा रहे हैं। तो इसको होलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे इसको। तो अब शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करें? तो आप में से बोला है कि प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, कोएग्जिस्टेंस, और 64% लोगों ने ये बोला कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग इज इन एवरी इंडिविजुअल।
वहां से हमको शुरू करना पड़ेगा। और ये बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया है और ये बिल्कुल सही बात है कि यदि शुरू करना है, शुरू करने की जगह तो इंडिविजुअली है, सबसे पहले शुरुआत तो यही से ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। तो इससे पहले कि इन लक्ष्यों पे बात करें तो हम समाज की वर्तमान स्थिति पे चल के फिर हम उन सिस्टम्स की बात करेंगे जो हमें समाज को चलाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए। तो आप देखेंगे अभी तो समाज के लक्ष्यों के रूप में जो हमने बात की उससे बिल्कुल उलट लक्ष्य समाज ने मान रखे है ना। आप देखिए समाज ने लक्ष्य क्या बताया है ना, कि ये बता रखा है, मान्यता अजम्पशन ये बना रखी कि पैसा ही सब कुछ है। हर व्यक्ति ने ये मान रखा। आप सुलेमान ये वाले भी बता सकते हैं, ऊपर वाले भी डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो अभी तो यही बता रखा है कि पैसा ही सब कुछ है ना। हर व्यक्ति को ये समझा रखा है कि समाधान के रूप में सही समझ और सही फीलिंग्स पे काम मत करो भाई, आप तो पैसा कमाओ, पैसा मिलेगा तो सुख मिल जाएगा। हर व्यक्ति पैसे के लिए भागने में लगा। समृद्धि के नाम पे भी क्या हुआ कि कुछ कुछ लोगों को मिल जाए समृद्धि, बाकी लोगों को नहीं हो, है ना। तो कुछ लोग इतना इकट्ठा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को खाने पीने के लिए भी ना मिल रहा है। तो समाज में अभी तो हालत ये चल रही है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा सबसे अमीर हो जाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी लोगों की परवाह मुझे नहीं है ना। तो ये चीजें चल रही हैं। समाज शोषण, शासन और भय पे चल रहा है ना। समाज में हर एक आदमी दूसरे आदमी को डोमिनेट, शोषित करने में लगा हुआ है। उसको लगता है क्योंकि वो रिलेटिव के रूप में उसको देख नहीं पा रहा, तो अब उससे छीन के लाता है और अपने घर वालों को दे देता है ना। तो एक मानव से छीनता है और दूसरे मानव को दे देता है। तो ये शोषण की प्रवृत्ति अभी हम देखें तो समाज में बहुत चल रही है ना। दूसरों पे डोमिनेट करने का बड़ा मन रहता है ना। हर कोई अपने से कमजोर इंसान को डोमिनेट करने में लगा हुआ है। फिर वो जो कमजोर है वो दूसरे अपने से भी कमजोर को डोमिनेट करता है। जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आते हो तो फोर्थ ईयर वाला आपको डोमिनेट करता है, फिर आपके मन में बनता है कि मैं जब फोर्थ ईयर में आऊंगा तो मैं डोमिनेट करूंगा। तो ये एक है ना, एक चेन सी बनी पड़ी है शासन की, और बाकी के लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो बेचारे भय में जी रहे हैं। तो समाज की तो ये स्थिति है आज की तारीख में, और लोगों को लगता है इसी तरह ही जीना संभव है। प्रकृति के साथ हम कैसे जी रहे हैं? प्रकृति को हम शोषित करना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि प्रकृति से जितने रिसोर्सेज है ना उनको सबको निकाल लो, छीन लो, शोषित कर लो। ये रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए इस प्रकृति में है ना। तो हम इतना शोषित करने में लगे हुए हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए साफ हवा पानी देने के लिए भी अब तैयार नहीं है। तो शोषण का लेवल तो हमने ये यहाँ तक लेकर आ गए है ना। वो तो अभी कोरोना की वजह से वापस एयर में पॉल्यूशन का लेवल सुधर गया, वरना अभी अक्टूबर नवंबर के टाइम में आप हमेशा देखें दिल्ली में तो सांस लेने के लायक हवा भी नहीं बचती है ना। तो आपने ये देखा कि शोषण का ही नतीजा है ना? और हम चाहते हैं हम नेचर को मास्टरी कर लें, तो कभी हम पहाड़ों को इधर से उधर तोड़ने में लगे हुए हैं, कभी नदियों को घुमाने में लगे हुए हैं, है ना। कभी हमें लगता है कि इसकी डिजाइन ठीक नहीं है, कभी हमें लगता है इसको कंट्रोल कर लें। तो अभी हमारी मेंटालिटी में ही आया हुआ है ना। तो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लोग देते हैं, आप लोगों ने भी ये सुनी होगी बात। लोग कहते हैं कि एक बड़े ज़हीन इंसान ने, बड़े समझदार इंसान ने देखा कि जो चिड़िया है वो तो आकाश में उड़ रही है और ये जो गाय है वो सड़क पे चल रही है। तो वो उसके मन में सोच आया कि ये जो प्रकृति में है, ये सृष्टि ने जो जिसने बनाई है उसने कितनी गलत डिजाइन बना दी। ये जो गाय सबको दूध देती है, ये जो गाय सबके उपयोग का है, इसको उड़ना आता होता तो ये कितने लोगों तक अप्रोच करके पहुंच पाती। और ये चिड़िया जो यूं ही उड़ती फिरती घूमती रहती है और ये किसी का कोई काम भी नहीं आती और ये फालतू ही उड़ रही है, ये भली जमीन पे चलती तो भी क्या फर्क पड़ता। और इतने में ही गाय ने उनके सिर के ऊपर गोबर कर दिया है ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रकृति का अभी का डिजाइन है वही सही है ना। क्योंकि चिड़िया ब्रीड करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय का गोबर यदि सर पे बार बार पड़ता रहेगा तो आप कितनी देर बच पाओगे, है ना। तो उनको लगा। तो अभी हमारी हालत यही है कि हम प्रकृति को इस तरह से अपनी मास्टरी करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, उसकी डिजाइन में हम सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि प्रकृति अपने आप एक पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, हम देख नहीं पा रहे, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अभी तो ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके आउटकम के रूप में हमको यहाँ पे देखिए प्रकृति का खूब प्रदूषण हमको दिख रहा है, संसाधनों का अभाव है ना, जिसकी अभी हमने बात ही की। हम अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाने के लिए हमारा मूड ही नहीं है ना। और शोषण, शासन और भय के चक्कर में आतंकवाद, युद्ध जैसी स्थितियां एकदम देशों के बीच में बनी है। आप देखिए सबसे ज्यादा हम इससे अभी फेस कर ही रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, और हम ही नहीं कर रहे, दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ये चीजें फेस कर रही है ना। और जहां हमने मान लिया पैसा ही सब कुछ है ना, सारी सुविधाओं का मुझे ही संग्रह करना है, तो हमारी मैडनेस ऑफ कंजप्शन है, खूब सारा जितना है मैं खरीद लूं, खूब शॉपिंग कर लूं, सारा मैं ही इकट्ठा कर लूं, है ना। ये इच्छा बनी है, इसको भोग उन्माद का, मैडनेस फॉर प्रॉफिट।
लोगों को लगता है कि मेरा प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सारा प्रॉफिट मेरे को ही मिल जाए, है ना। तो ये लाभ उन्माद की स्थिति बनी है। लोगों को लगता है कि सेंसुअल प्लेजर लो, खूब लो, खूब भोग विलास में लगे रहो, खूब उससे जितना आनंद है उसको ले, ये जीना है। तो लोग इन इन उन्मादों में फंसे पड़े। तो अभी तो समाज की जो करंट स्थिति है वो तो ये है ना। तो ये करंट स्थिति क्या वाकई समाज के लिए डिजायरेबल है, या जो हमने पहले बात की वो डिजायरेबल है कि हर व्यक्ति सही समझ के साथ आगे बढ़े, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय हो, और हम सब प्रकृति और अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व में रह पाए। तो ठीक से देखें तो नेचुरली एक्सेप्टेबल तो हमको यही है, यही हमारा लक्ष्य है। जीवन जीने का, सामाजिक रूप से जीवन जीने का तरीका तो हमारा यही है ना। अब यदि इस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समाज में किस तरह के कुछ सिस्टम्स बने जो ये लक्ष्य को प्राप्ति करने में हमको मदद कर पाए, है ना। किस तरह के सिस्टम्स हमको समाज में करंटली चाहिए, है ना। तो इन जब सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो हमें दिखते हैं कि 5 तरह की व्यवस्थाएं हमको समाज में चाहिए, है ना। ये 5 तरह की यदि व्यवस्थाएं समाज में बन जाती है तो ये चीजें अश्योर हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली व्यवस्था हमको दिखती है वो एजुकेशन संस्कार की है, शिक्षा संस्कार की भूमिका दिखती है। ठीक है, तो ये शिक्षा संस्कार की व्यवस्था यदि सेट हो जाती है तो ये जो पहले लेवल का काम है ना, हर आदमी में सही समझ और सही फीलिंग्स का जो इनकॉर्पोरेशन है वो उनको सिखा पाए, हम बता पाए, तो ये काम यहाँ पे अश्योर हो सकता है ना। शिक्षा तो ये समझ देगी और संस्कार उसको जीना सिखाएगा, जीने की प्रैक्टिस करवाएगा, है ना। सेम वे हेल्थ और संयम, एक बार हमें अपने संयम का भाव हमें आ जाए तो हम अपनी हेल्थ को श्योर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक पूरा एक सिस्टम है, एक सही हेल्थ और संयम को भी एज ए सिस्टम हमको समझना पड़ेगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तीसरा है प्रोडक्शन एंड वर्क, है ना, उत्पादन कार्य। उत्पादन यानी कि हम कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ वर्क करें, यानी रेस्ट ऑफ नेचर पे जो हम काम कर रहे हैं उससे कुछ प्रोड्यूस हो और वो प्रोडक्शन हम सबके काम में आए, है ना। ये तीसरा सिस्टम हमको इस तरह का चाहिए। चौथा सिस्टम हमें जस्टिस और सुरक्षा के रूप में चाहिए, यानी कि जो फीलिंग्स में जो जस्टिस है ना, वो हम सबके साथ कर पाए और इसको अखंड समाज के रूप में सबके साथ कर पाए और नेचर को हम प्रिजर्व कर पाए। ये जो सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं ये प्रिजर्वेशन है, ये हम नेचर को करना चाहते हैं, हम नेचर को प्रिजर्व भी करना चाहते हैं, है ना। नेचर के साथ उतना ही तेल निकालें जितना हमको भी जरूरी है, उतना ही उसमें से रिसोर्सेज खनिज पदार्थ निकालें जितना हमको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपना घर भरने के लिए निकाले जा रहे हैं, तो उससे वो नेचर प्रिजर्व नहीं होगी, उससे उस नेचर को डैमेज हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स है वो हमको फेस करने पड़ेगी। और जो पांचवा सिस्टम हमको चाहिए ऐसे समाज के लिए वो है एक्सचेंज और स्टोरेज। मतलब कि कुछ लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, है ना, और दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं और वो आपस में अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। हमें ऐसा सिस्टम बन जाए कि सबकी जरूरत का सामान सब जगह बने और सब लोग आपस में उसको एक्सचेंज कर पाए और जो इस जरूरत के बाद जो बच जाए उसको हम स्टोर कर लें। ये स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने गोदाम भर के रखे और जरूरत है तो भी हम निकाल के दे दें। इस स्टोरेज का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से कोई अकाल पड़ गया, कुछ फ्लड आ गया और हम नहीं उगा पाए, तो ये जो स्टोर में पड़ी हुई चीज है उसको हम प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाए टाइम से। तो ये सिस्टम्स, पांचों तरह के सिस्टम्स हमको बनाने की जरूरत है जिससे हमारे जो समाज के चारों लक्ष्य है ये हम प्राप्त कर पाए। अब हम शॉर्ट में इन चारों सिस्टम्स को, चारों लक्ष्य और पांचों सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मतलब है और इन किस सिस्टम से कौन सा लक्ष्य हमको हासिल हो सकता है ना। तो आप देखेंगे जो पहला सिस्टम का जो पहला हमारा टारगेट है या गोल है वो तो शिक्षा संस्कार से मिल सकता है। क्लियर कट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यदि हम सही शिक्षा संस्कार हर बच्चे में देने की एश्योरेंस कर दें तो धीरे धीरे हर व्यक्ति में सही समझ और सही भाव डेवलप हो ही जाएंगे। तो ये तो शिक्षा संस्कार का काम है। एक सिस्टम जो शिक्षा संस्कार का है वो पहले ऑब्जेक्टिव को हमको, जो हमारा पहला गोल है उसको फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है। जो स्वास्थ्य और संयम और उत्पादन और कार्य है ये डायरेक्टली तो हमारे जो सेकंड नंबर का जो हमारा गोल है उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है ना। जैसे उत्पादन और कार्य तो आप सीधा तरीके से समझ ही सकते हैं कि भाई आप जो भी प्रकृति पे कार्य करते हैं उससे कुछ कुछ उत्पादित हो और वो उतना कार्य और उतना उत्पादन हो कि वो प्रकृति के हर एक जो परिवार है, जो पूरे समाज में हर एक परिवार है उसके लिए पर्याप्त हो और हर एक परिवार जो है वो समृद्ध रूप से जी पाए, तो ये काम करें। और स्वास्थ्य और संयम भी समृद्धि परिवार में आने का एक बिल्कुल इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन बनता है कि जब आप संयम के भाव से जीते हैं, है ना, तो आप उतना ही
प्रकृति से उतना ही कंज्यूम करते हैं, प्रकृति से उतना ही लेते हैं, है ना, संयम के साथ उतना ही जीने में उतनी चीजों को करते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे, है ना, और आप हमेशा अपने स्वास्थ्य के लेवल पे, शरीर के लेवल पे भी समृद्धि के भाव को फील करते रहते हैं। तो परिवार में भी समृद्धि फील करते हैं, अपने शरीर के लेवल पे भी समृद्धि फील करते हैं। तो ये दोनों जो कार्य हैं, स्वास्थ्य संयम और उत्पादन कार्य, ये दोनों चीजें मिला के आपके सेकंड नंबर के गोल को फुलफिल कर सकती हैं। जो न्याय है वो समाज में अभय ला सकता है। जब आप इस न्याय में, इस पूरे समाज के हर एक व्यक्ति में सही फीलिंग्स को इंश्योर कर देंगे, वो फीलिंग को समझ पाएगा, है ना, और फीलिंग को रेसिप्रोकेट कर पाएगा, सही तरीके से फीलिंग्स का निर्वाह कर पाएगा, तो क्या होगा कि समाज में कभी भी किसी भी व्यक्ति का जो आचरण है वो अनिश्चित नहीं होगा, है ना। सब फीलिंग्स को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ के उसी तरह से उनको रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना, तो समाज में न्याय रहेगा, अभय रहेगा, लोगों में डर नहीं बैठेगा, है ना, लोगों को ये डर नहीं लगेगा कि मैं रात को बाहर निकला तो कोई मुझे मार देगा, ये डर नहीं रहेगा। इतना समाज में ये एश्योरेंस आप करें, और प्रकृति के साथ आप प्रिजर्वेशन करें, प्रकृति को प्रिजर्व करें, जिससे ये जो चौथा लक्ष्य है, जो चौथा सिस्टम है, जो चौथे लक्ष्य सिस्टम से ये जो चौथा लक्ष्य है ये आपका पूरा हो पाएगा। कैसे? प्रकृति को प्रिजर्व कर पाएंगे और सह अस्तित्व के इस मंत्र को समझ के आप जी पाएंगे प्रकृति के साथ, राइट। और ये जो पांचवा है, जो ये विनिमय कोश, ये आपके डायरेक्टली तो आपके दूसरे नंबर लक्ष्य को हेल्प करता है, क्योंकि हर परिवार, समाज के हर परिवार में समृद्धि चाहिए, इसलिए आपको एक्सचेंज तो करना पड़ेगा कि जो मैं उगा रहा हूँ वो मैं दूसरे के साथ शेयर करूँ, जो दूसरा उगा रहा है वो मेरे साथ अब किसी और चीज के रूप में एक्सचेंज कर ले, तो इससे वो भी समृद्ध फील करे, मैं भी समृद्ध फील करूँ, और जो बच जाए, जो हमने स्टोर कर रखा है, वो मेरे आपातकाल में मेरे काम आए, तो उससे भी मेरे परिवार की समृद्धि बने रहे। तो डायरेक्ट रूप में तो ये मेरे काम करता है, लेकिन ये मेरे तीसरे जो गोल है उसको भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कैसे? कि जब मेरे पास विनिमय कोश होगा ना, मैं एक्सचेंज करूंगा और मैं स्टोर करके रखूंगा और आपातकाल में स्थिति में मैं यूज करूंगा, तो मेरे समाज में कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आई भी ना, तो किसी इंसान को किसी गलत रास्ते से जाके इसका करने की मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उससे उसका जो आचरण है उसका निश्चित बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चोरी डकैती उसमें चला जाए, है ना, उसके पास किसी चीज की कमी है और वो चूंकि उसको ये विनिमय और कोष की सुविधा नहीं है, है ना, उसके पास हम इसको ये उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जो स्टोरेज है जो हमने किया है उसके परिवार के लिए नहीं दे पा रहे, तो उसकी जो नेचर है उसमें हो सकता है कि कोई अनिश्चितता आ जाए परिवार के भरण पोषण के लिए, खुद के भरण पोषण को लेकर, तो वो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें करने का एक डर समाज में पैदा हो सकता है। लेकिन यदि आप इस स्टोरेज को अश्योर करते हैं हर एक इंसान के लिए, तो आपके समाज को इनडायरेक्टली अभय मिलने का एश्योरेंस भी यहाँ से बनता है। और सेम वे स्वास्थ्य, संयम और उत्पादन कार्य भी आपके इनडायरेक्टली प्रकृति के जो बोझ है, जो बहुत सारा अभी प्रकृति से हम जो छीन रहे हैं, जो ले रहे हैं, उससे प्रकृति का एक तरह से संरक्षण कर सकता है, यदि ये दोनों भाव हम बिल्कुल पूरी समझ के साथ करें तो। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो अब इन सिस्टम्स को थोड़ा सा इलेबोरेट तरीके से समझ लेते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। तो शिक्षा संस्कार की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब है तो सही समझना, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को समझना। तो हमने शिक्षा में तो यही बात की कि सही समझ, और सही समझ का मतलब क्या है कि चारों लेवल की हार्मनी, जितना मानव का जीना है, जितना मानव के जीने का एक्सपेंशन है, उसको सबको समझ ले और फिर उसमें जिए, है ना। ये समझना इसका काम है, और जीने का जो काम है वो संस्कार में है। शिक्षा आपको समझाती है कि व्यवस्था क्या है, और इस व्यवस्था में जीने तक का जो निष्ठा बनती है आपकी, है ना, सही जीना है इस व्यवस्था को समझकर, यह आपके संस्कार है। स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझकर उसमें जीना, यह आपका संस्कार का पार्ट है। सही जीने की निष्ठा, तैयारी, अभ्यास, आपको सही हुनर, सही तकनीकी का विकास करना। तो संस्कार में क्या होता है, जब एक बार आप व्यवस्था को समझ जाते हो, अब आप क्या करते हो, आप अपने लिए जो तकनीकी जो डेवलप करते हो, जो तकनीकी आप सीखते हो, जो हुनर आप लेना चाहते हो, उस हुनर को कौन से तो हुनर को आपको लेना है और उस हुनर के साथ करना क्या है ना, ये आप में जो समझ बनती है और उसको लेकर जब आप जीते हो,
वो आपका संस्कार का है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियर बन रहे हैं ना, तो एक बार जब शिक्षा ले ली, सही समझ के साथ शिक्षा ले ली, चारों व्यवस्थाओं को समझकर आपने शिक्षा ले ली, तो अब आप संस्कार के रूप में क्या होगा कि आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस हुनर को इस तरह से लेंगे कि पूरी प्रकृति और चारों लेवल की हार्मोनी को बनाए रखते हुए आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करें। ये संस्कार का पार्ट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कर लीजिए सूर्यकांत सर। ठीक है, तो अब हमने पहले लेवल की बात की समाधान, अब हम दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा टारगेट है, दूसरा जो गोल है, उसकी बात करते हैं। तो वो तो यहाँ स्वास्थ्य, संयम और उत्पादन कार्य से संपन्न होगा। मेरे को संरक्षण, पोषण और सदुपयोग के लिए क्या क्या, ये जो जिम्मेवारी है मेरे मैं के अंदर, मेरे शरीर के लिए, ये संयम का भाव है ना। और स्वास्थ्य में शरीर में के अनुसार कार्य कर पाता हूँ, ये मेरा स्वास्थ्य है। और मेरा पूरा शरीर का अंग प्रत्यंग सामंजस्य व्यवस्था में बना रहता है ना। इस दोनों के लिए मेरे को कितनी कितनी चीजों की जरूरत है ना, ये मैं अपनी आवश्यकता को सही सही तरीके से पहचान पाता हूँ। अब क्या है कि मेरे को पता है संयम का भाव मन में रखना है, मेरे मन में संयम का भाव बन गया है शरीर के पोषण के लिए। तो अब मैं अनाप शनाप नहीं खाता। अब मैं अनाप शनाप नहीं खाता तो मैं ऑटोमेटिकली अनाप शनाप प्रकृति से लूंगा भी नहीं। मैं अनाप शनाप चीजें इकट्ठी नहीं करता, क्योंकि मेरे शरीर को जितनी जरूरत है मैं उतनी चीजें प्रकृति से लूंगा। अब मुझे पता है कि मेरे को 4 मोबाइल नहीं चाहिए, 2 लैपटॉप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा मेरा एक डिवाइस पूरी तरीके से यूज आ रही है, मैं दूसरे को लेने की कोशिश नहीं करता। मेरे को जितने कपड़ों की जरूरत है मैंने उतना ले लिया, उसके बाद मैं और लेने की कोशिश नहीं करता। अब मैंने क्या, प्रकृति से अपनी जो जितनी जरूरी चीजें हैं वो ही ली है, बाकी चीजों के लिए मैं प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। ठीक है, और इससे मेरा स्वास्थ्य बना रहता है, मेरा शरीर की सारी व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, तो मुझे मेरे, और जब मेरा स्वास्थ्य और संयम बना रहेगा तो मेरे परिवार में समृद्धि रहेगी, है ना। मेरा परिवार समृद्ध फील करेगा, मेरे शरीर में भी समृद्धि रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। शरीर शरीर कैसे कार्य कर पाए कि जो जो मैंने बोला है शरीर वैसे वैसे कार्य कर पाए। ठीक है, और शरीर के हर अंग और प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहे। और स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम क्या हो, आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, औषधि, चिकित्सालय, ये ना, ये लास्ट के काम है। यदि आप आहार विहार और श्रम तक का काम भी ठीक से कर पाते हो तो आप स्वस्थ रह सकते हो, है ना। और जब श्रम ना कर पाए तो आप व्यायाम करें, है ना। और फिर आपको लगता है कि कुछ और शरीर में अभी भी कमी है तो आप आसन और प्राणायाम करें, है ना, श्रम व्यायाम के साथ। तो आप देखेंगे आपका शरीर इतने काम को करने से स्वस्थ रह जाएगा। और इतने काम के बाद भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है मौसम के बदलाव से या किसी और वजह से, तो फिर आप मेडिसिन लें। और इन मेडिसिन में भी हमने बात की कि सबसे पहले घरेलू नेचुरल जो चीजें हैं वहां से ट्राई करें, और उसमें भी यदि वो बात वहां नहीं बन पाती तो फिर आप एडवांस मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएं। और उसके बाद भी लगता है कि कुछ और समस्या है तो फिर सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है तो हम जाएं। तो ये हमारे स्वास्थ्य का प्रोग्राम बनता है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो हमने इसका ये भाव देखा। अब इसमें जो स्वास्थ्य और संयम के साथ जो सेकंड लेवल की जो हर परिवार में समृद्धि का टारगेट जो हमें अचीव करना है, उसके लिए उत्पादन और कार्य का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को भी हमें प्रॉपर्ली डेवलप करना पड़ेगा। तो कार्य तो है कि मानव जो शेष प्रकृति के साथ करता है, श्रम करता है ना, भाई प्रकृति से आप बहुत सारी चीजें ले रहे हो तो प्रकृति के साथ श्रम तो कर ही रहे हो आप, है ना। तो ये जो कार्य है इसका मतलब ये है कि आप प्रकृति के साथ क्या क्या चीजें आप कर रहे हो और इसका आउटकम क्या आता है ना, इन कार्य से आपको क्या चीजें मिल रही हैं, वो सारी की सारी। जैसे प्रकृति को आपने धरती को खोदा और तेल निकाला, तो कार्य क्या किया प्रकृति के साथ, आपने खोदने का कार्य किया और उसका उत्पादन के रूप में आपको तेल तेल मिला। तो ये कार्य के रूप में प्राप्त वस्तु आपको मिलती है। तो आप जब इसको समझ के साथ ऐसा सिस्टम डेवलप करें और सही समझ के साथ जब आप इन चीजों को करते हैं तो आप प्रकृति के साथ उतना ही कार्य करते हैं जो रिक्वायर्ड है। आप प्रकृति के साथ अनाप शनाप चीजों के साथ श्रम नहीं करते, खूब सारी चीजें नहीं निकालते, और आप उन्हीं चीजों का उत्पादन करते हो जो आपके जीवन के लिए वाकई में जरूरी है और जितनी जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप चीजें इकट्ठी करने के लिए काम करो। तो इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
तो ठीक है, मुझे लगता है वो आगे वाली व्यवस्था में आएगा। तो आपको क्या करना है, स्वास्थ्य संयम और उत्पादन कार्य के लिए क्या करना है, शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं चाहिए, जितनी सुविधाएं चाहिए ये आपको करना है। इसमें इंश्योर, इस सिस्टम में आपको ये इंश्योर करना है। और ये कैसे होगा, ये होगा आवर्तनशील विधि से, इको फ्रेंडली तरीके से, है ना। ये साइक्लिक मैनर में आपको इसको करना है, जिसे प्रकृति में आ रहा है वापस प्रकृति में चला भी जाए। और न्यायपूर्ण विधि से, पीपल फ्रेंडली, ऐसा नहीं हो कि एक जगह से आप छीन के लाएं और दूसरे लोगों को दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो उत्पादन कार्य का काम है ये आपको इको फ्रेंडली तरीके से और इस तरह से करना है कि प्रकृति में इको फ्रेंडली तरीके, पीपल फ्रेंडली तरीके से आप लोगों तक पहुंचा पाए, किसी को भी अन्याय का भाव किसी के मन में ना पनपे, है ना, किसी के साथ अन्याय ना। नेक्स्ट प्लीज। तो आवर्तनशील विधि का नाम है चक्रीय यानी साइक्लिक चीजें। जैसे आप ये जो प्रकृति की 3 अवस्थाएं है ना, ये ऑलरेडी साइक्लिक प्रोसेस में लगी रही है। मिट्टी से पेड़, मिट्टी, धातु, पानी, इन सबको लेकर पेड़ बनते हैं। पेड़ की पत्तियां गिर के वापस मिट्टी में मिल जाती हैं, फिर दोनों एक दूसरे को एनरिच करते हैं। सेम इसी तरह पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे को एनरिच करके एक दूसरे से लेते हैं और एक दूसरे को वापस दे देते हैं। ये पशु पक्षी मिट्टी और इससे भी देते हैं। लेकिन आप मनुष्य को देखें तो ले तो वो इन सबसे रहा है, लेकिन देने में नहीं दे पाता, है ना। तो ये बाकी सब चीजें एक दूसरे को समृद्ध कर रही है, एक मानव को छोड़ के। यदि हम ऐसी चक्रीय क्रम, है ना, ऐसी साइक्लिक प्रोसेसेस डेवलप करें जो लीनियर नहीं हो ना, जो जैसे जिस गति से प्रकृति से हम चीजों को ले रहे हैं, प्रकृति में वो व्यवस्था हो कि इसी गति से उन चीजों को वो बना भी पाए, है ना। जैसे तेल हम इतना दो निकाल रहे हैं, प्रकृति से हम इतना क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, लेकिन क्या प्रकृति में वाकई में इतनी व्यवस्था है कि इतनी तेजी से उस क्रूड ऑयल को बना भी पाए? तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो ये इम्बैलेंस, जो ये साइक्लिक नहीं है, ये प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। और इससे क्या होता है कि जो प्रकृति की हर एक इकाई है वो अपने आप को समृद्ध फील नहीं कर पाती, है ना। जो रेट ऑफ जो रिसोर्स डिप्लीशन है, वो रेट ऑफ इसके रिप्लेनिशमेंट से बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा है, सॉरी। नेक्स्ट प्लीज। तो ऐसे यदि हम व्यवस्थाओं को बना लें साइक्लिक, और ऐसी कि हर एक इकाई अपने आप को समृद्ध फील करे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है ना, वो एक सस्टेनेबल वे है। तो ये, इसको हमने आवर्तनशील विधि बोला है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो इससे हमारा जो ये लेवल का काम है वो अश्योर हो जाता है। ठीक है, ये बैक कर दिया आपने। तो अब हम अपने चौथे सिस्टम को देखते हैं जो न्याय की बात करता है। न्याय मतलब जो समाज, ये हमको समाज में अभय प्राप्त करने के लिए जो टारगेट है हमारा, है ना, इसको जो फुलफिल करेंगे हम न्याय की व्यवस्था से करेंगे, न्याय के सिस्टम से करेंगे। न्याय का मतलब है कि जितने मानव है इस धरती पे, वो एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचान ले और उनको निर्वाह करें, है ना, सही सही मूल्यांकन के साथ निर्वाह करें, जिससे जितने मानव संबंधों में रह रहे हैं वो सब सुख के साथ रह पाए। और ये जब न्याय की व्यवस्था 2 लोगों से निकल के परिवार में जाती है, फिर पूरे समाज में जाती है और फिर पूरे विश्व परिवार तक जाती है ना, तो सभी लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को सही तरीके से समझ पाते हैं और उनको सही सही तरीके से निर्वाह कर पाते हैं और सब सुख से जी पाते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हम समाज में कर पाते हैं तो ये न्याय की व्यवस्था है। और अदरवाइज न्याय की व्यवस्था में क्या होगा, हमें अभी ये लगता रहेगा कि फैसले वो देते रहो, है ना, एक पार्टी खुशी होती है और बहुत बार दोनों ही पार्टी खुश नहीं होती, और उसको हमने फैसलों को ही न्याय मान रखा है। जबकि असली में न्याय तो यही है कि हम हर व्यक्ति को संबंध की समझ दें और उनको निर्वाह और मूल्यांकन की समझ दें, जिससे वो उभय सुख में जी पाए। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो ये हमने इसके न्याय की बात कर ली है, इसको हम दोबारा भी डिस्कस नहीं करते। न्याय के बारे में हमने काफी डिटेल में बात की है। नेक्स्ट चलिए। ठीक है, और दूसरा फिर आता है इस न्याय के साथ सुरक्षा। सुरक्षा मतलब प्रेजर्वेशन, यानी नेचर का प्रेजर्वेशन। ये हमारे 4th टारगेट को, गोल को फुलफिल करने में हेल्प करता है ना। तो प्रकृति के साथ आप इस तरह से रहें कि सुरक्षा मतलब मानव शेष प्रकृति संबंध को पहचान ले, मानव ये जान ले कि प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या है, उसको निर्वाह करे, उसका मूल्यांकन करे और उसके साथ उसको उभय समृद्धि हो, यानी मानव भी समृद्ध फील करे और प्रकृति भी समृद्ध हो। दोनों चीजों की यहाँ पे समृद्धि चाहिए। तो प्रकृति में इसमें संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग, है ना। तो प्रकृति के साथ आप जितना भी काम करें तो वो प्रकृति में संवर्धन हो, है ना। संवर्धन मतलब वो ग्रो करे, खूब डेवलप हो, अच्छा उसका काम हो, उसमें एक
एक तरह का अच्छी राइट डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट होता रहे। संरक्षण मतलब वो जो जिस स्थिति में है वो उसमें बनी रहे, वो व्यवस्था प्रॉपर्ली उसके अंदर बनी रहे। और सदुपयोग का मतलब है कि जो चीजें हम प्रकृति से ले रहे हैं उनको राइटली यूटिलाइज करें। जैसे एक कपड़ा हमने लिया, हमने एक दो बार पहना और उसको फेंक दिया, तो ये उसका सदुपयोग है या दुरुपयोग है? तो सदुपयोग तो है कि जब तक वो कपड़ा पहनने लायक है उसको पूरा पहना जाए, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए, तो वो सदुपयोग है। तो इस तरह से प्रकृति से ली हुई हर एक वस्तु का हम प्रॉपर्ली सदुपयोग कर पाए, है ना। तो हम प्रकृति के साथ ये जो व्यवस्था बन रहे हैं सुरक्षा की, प्रिजर्वेशन की, प्रकृति के साथ जो हमें एक सिस्टम बनाना है सुरक्षा का, ये बन सकता है ना। तो ये इससे हमारा ये जो टारगेट है प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहने वाला, ये फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। और पांचवा जो सिस्टम हम बना रहे हैं, है ना, विनिमय और कोष का, इससे हमारा डायरेक्टली तो समृद्धि वाला जो टारगेट है वो फुलफिल होगा। कैसे? विनिमय का मतलब है परस्पर पूरकता के अर्थ में वस्तु का आदान प्रदान, यानी कि हम जो मैंने बनाया वो मैं आपको दे दूं, आप उसके एक्सचेंज में जो आपने बनाया वो मुझे दे दो, तो हमने एक्सचेंजेस कर लिए, है ना। तो इसके अंदर क्या शोषण, लाभ, उन्माद के अर्थ में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ बना लिया है, अब मैंने उसको खूब हाई प्राइस पे आपको बेचा है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप भी यही करोगे। तो अभी आप समाज में देखो ना कि जिसके पास जो आ जाता है उसको वो बहुत हाई प्राइस पे बेचना शुरू कर देता है, और बहुत सारे और लोग जो हैं वो बेचारे जो इतना खरीद नहीं पाते और बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो विनिमय में ये होना चाहिए कि हर आदमी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करे और दूसरों के साथ उसको एक्सचेंज में ले, है ना। तो जिससे क्या हर एक परिवार में समृद्धि का भाव आ सके, हर परिवार समृद्धि से इस अपना जीवन व्यतीत कर पाए, ठीक है। और कोष को देखें तो आवश्यकता पूर्ति से शेष वस्तु का संचयन परस्पर पूरकता के अर्थ में, यानी कि अब आप क्या करते हो, जो जितना आपको यूज करना था यूज कर लिया, उसके बाद कुछ बच गया तो उसको आपने स्टोर कर लिया। और उस स्टोर करने से क्या फायदा हुआ कि जब जरूरत हुई तो मैं उनमें से उन चीजों को इस्तेमाल कर सकूं, है ना। जैसे मैंने बोला कि कोई अकाल पड़ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई क्रॉप्स खराब हो गई, जैसे भी टिड्डियों का आ गया है काफी, है ना। हालांकि अभी तो क्रॉप्स खड़ी हुई नहीं है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज यदि खड़ी क्रॉप में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो इस साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो काफी लो हो जाएगा। तो हम क्या कैसे इसको कॉम्पेंसेट करेंगे? तो हमने कुछ कोष बना रखा है, कुछ स्टोर कर रखा है, तो वो स्टोरेज वाली चीज हम यूज करेंगे। तो ये स्टोर करना का मतलब होर्डिंग नहीं है कि मतलब हमने अपने खूब सारे लाभ के लिए उसको होल्ड कर रखा है। जैसे प्याज की प्राइस बढ़ रही है, प्याज को इकट्ठा करके रख लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमको, बल्कि हमको करना क्या है कि संग्रह का हमारा एम ये है कि आपात इस काल की कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो हम इस कोष की हुई चीजों को भी सही तरीके से सब तक पहुंचा पाए, जिसमें पूरे सबके बीच में समृद्धि का भाव बना रहे, है ना। और जब समृद्धि का भाव परिवार में बना रहेगा तो सब परिवार का कोई भी सदस्य गलत रास्ते नहीं जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली समाज में एक विश्वास का भाव, अभय की स्थिति बनी ही रहेगी। तो वो इनडायरेक्टली समृद्धि आपके समाज में अभय का, फियरलेसनेस के लिए भी काम करती है। इसीलिए आप देखिए ना, मेट्रो में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, वो खुद तो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन उनके आसपास देखते हैं वो बहुत सारी कच्ची बस्तियां दिखती हैं, है ना। तो उन्हें डर लगा रहता है कि वो कोई मेरे यहाँ चोरी ना कर ले, कोई मेरे यहाँ ये नहीं कर ले। तो जहाँ पे भी समाज में ये डिस्पैरिटी रहेगी कि कुछ लोगों के पास तो खूब होगा और कुछ लोगों के पास बहुत कम होगा, तो वहाँ समाज में कभी भी अभय की स्थिति नहीं बन सकती। तो इस अभय की स्थिति को बनाने के लिए समृद्धि का भाव हमारे परिवार तक ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये इस विनिमय कोष जो है इनडायरेक्टली आपके समाज के अभय के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, तो इन सबको देखने के बाद हमने इन पांचों अपने समाज के टारगेट्स को देख लिया और हमने हमारे जो सिस्टम्स बनाने हैं वो देख लिए, और सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए वो भी हमने वहां पे देख लिए, है ना। तो अब आप ये मुझे बताइए कि इन सारे सिस्टम्स में से सबसे फंडामेंटल सिस्टम कौन सा है ना। आपको क्या लगता है कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो कौन सा है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोल होना चाहिए। तो स्वाति मैम आप देखिए जरा, यहाँ पे एक पोल होगा। ओके, मुझे लगता है वो मैं देख नहीं पा रही हूँ पॉज को। ठीक है मैम, पोल वाला ऑप्शन नहीं था इस स्लाइड पे। अच्छा, तो मैं
थोड़ा कंफ्यूज करके, है ना। तो आप ये बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा फंडामेंटली सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जो सिस्टम है वो कौन सा है? बट मैम वो इसी रेफरेंस में है और ये आज का लास्ट पोल है और इसी रेफरेंस में वो बात कंटिन्यू कर रहा है क्वेश्चन। हाँ, वो इससे बाद वाली स्लाइड में आता है फॉर स्वाति अ मैम। ह्यूमन सोसाइटी विद क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल्स और वी आर मैनेजिंग इन प्रेजेंट सोसाइटी। एक मिनट स्वाति मैम, हाँ एक सेकंड हम इसको कोई बात नहीं, लास्ट स्लाइड में भी ले लेंगे। आप लास्ट स्लाइड कर दीजिए सूर्यवान सर, लास्ट स्लाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हमने मानव लक्ष्य के ये पूरी टारगेट्स को देखा कि हम क्या गोल है इस समाज के रूप में हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा कि इसके लिए जो सिस्टम्स हैं वो ये 5 हैं। तो आप ये बताइए कि इन 5 सिस्टम में से सबसे फंडामेंटल सिस्टम कौन सा है? तो यदि इन 5 सिस्टम को हम देखते हैं तो जो सबसे फंडामेंटल सिस्टम है वो तो शिक्षा संस्कार का ही सिस्टम है। एक बार यदि हर मानव में हम ये चीज अश्योर करते हैं कि हर व्यक्ति समाधान पूर्वक जी पाए, यानी कि उसमें सही समझ और सही भाव डेवलप हो पाए, है ना। इसके लिए यदि हम काम कर पाए तो ये उसका नेचुरल आउटकम के रूप में धीरे धीरे समृद्धि, अभय और कोएग्जिस्टेंस ये तो अपने आप में आपको दिखने लगी ही जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, वी आर मेकिंग एफर्ट अ ह्यूमन सोसाइटी विद क्लियरली आइडेंटिफाइबल गोल्स और मैनेजिंग द प्रेजेंट सोसाइटी। तो आपने आंसर किया है कि हमें जो गोल है, हमें ह्यूमन सोसाइटी की तरफ 80% लोग ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्लियर कट गोल्स के साथ हमको आगे अपने एफर्ट्स को बढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप अकेले देखिए इस समाज में हम सब परिवार समाज की एक इकाई के रूप में हैं। हमें अपने जीवन में सारे काम इसी समाज में ही करने हैं। कैसे? आप जब अभी पढ़ रहे हैं तो आप समाज के ही बहुत सारे और लोगों के, जो दूसरे घरों से जो बच्चे आ रहे हैं, दूसरे परिवारों से जो बच्चे आ रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो किसी 1 या 2 परिवारों में हम समझ देते हैं और बाकियों में ना दें तो क्या काम चल जाएगा? तो दिखता है कि नहीं चलेगा। इसी समाज में आप काम करने वाले हैं तो आप जिन लोगों के साथ काम करने वाले हैं, जॉब्स करेंगे, यदि उन लोगों में भी ये समझ ना हो, है ना, तो उनके साथ क्या आप बहुत आराम से सुखपूर्वक काम कर पाएंगे? तो आपको दिखता है कि बहुत मुश्किल है। इसी समाज में कल को आप लोग शादी करेंगे, है ना, आपके बच्चे होंगे, उनकी शादियां होंगी, तो वो जो इसी समाज से आपके इतने ट्रांजैक्शंस होने हैं, तो या कोई भी समाज के डेवलपमेंट के लिए यदि हम काम नहीं करते हैं और ये मान के चलते हैं कि इस समाज को डेवलप करने का काम किसी और का है, तो क्या लगता है आपको कि एक इंडिविजुअल लेवल पे सुख और समृद्धि का जो मेरा भाव है वो क्या पूर्णतया मैं अचीव कर पाऊंगा? तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो दिखता बड़ा मुश्किल दिखता है ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 80% लोग कि हमको क्लियरली डिफाइंड जो हमारा गोल है वो ह्यूमन सोसाइटी की तरफ एफर्ट करने का ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इसके लिए देखते हैं तो समाज में जब आप व्यवस्था बनते हैं तो परिवार व्यवस्था से होते हुए आप विश्व को एक परिवार मान लेते हैं। परिवार का फीलिंग्स के साथ एक्सटेंशन को देखते हैं तो पूरा विश्व ही आपको एक परिवार के नजर आता है। और फिर वो पूरा विश्व दिखता है तो सारी धरती में ही आपको व्यवस्था नजर आती है, सारी धरती ही आपको एक सोसाइटी के रूप में नजर आए, एक अखंड समाज के रूप में आए और एक सार्वभौम व्यवस्था, मतलब पूरे अर्थ और बाकी की अर्थ, है ना, जितनी भी और भी कहीं है, उन सब की व्यवस्था में आप ढंग से काम कर पाओ, ऐसी एक व्यवस्था के रूप में आप मतलब एक आपका विजन हो सकता है ना। तो आपका विजन यहाँ तक जाए, इसके लिए आप काम कर पाए, तो इस काम की ये करने वाला जो काम है वो ये है ना। और इस व्यवस्था, विश्व परिवार तक की व्यवस्था को अचीव करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि समझ के काम को